You have taken so many exams so far. Am I right? आप लोगों ने अपना स्कूल का मिड टर्म एग्जाम दिया है, प्री बोर्ड एग्जाम दिया है और अब बोर्ड एग्जाम भी देने वाले हो, लेकिन अभी भी आप अपना ड्रीम स्कोर नहीं अचीव कर पा रहे हो. देन दिस वीडियो इज फॉर यू. ओके, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर्स एवरी टाइम. सो व्हाट डू यू थिंक, आपका जो आंसर शीट है वो कितना इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली आपकी जो आंसर शीट होती है वही आपकी आइडेंटिटी होती है. योर आंसर शीट इज योर आइडेंटिटी. क्यों? क्योंकि जो टीचर आपका आंसर शीट चेक करने वाला है उसको ना तो आपका नाम पता है, ना तो आपके स्कूल के बारे में पता है, ना ही उस टीचर को कोई क्लू है कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हो. Are you a topper student, an average student, or a backbencher? Right? The teacher has got no clue about it. Then, what is the plus point in this? Plus point ये है कि आप अपना आंसर शीट जो है वो बहुत अच्छे से अगर प्रेजेंट करोगे, and even though if you are not very good at academics, then also you can score really well. Why? Because first impression is the last impression. And my dear students, I would like to add something more to it. Last impression is the everlasting impression. इसीलिए आपका आंसर शीट जो है वो from start to finish बिल्कुल on point होना चाहिए, right? And what is the recipe for the perfect answer? Is there any recipe? Yes, of course. एक perfect answer की recipe है एक अच्छा correct content and paper presentation. But wait. With speed and accuracy. Yes, we do not have unlimited time in exam, do we? No. We have just 3 hours of time, 180 minutes. उस 180 minutes के अंदर ही हमें बिल्कुल correct answer लिखना है and that too with speed. Right? तो हम इस वीडियो के अंदर हर पॉइंट कवर करने वाले हैं कि कैसे आप हर बार एक करेक्ट कंटेंट लिखने वाले हो. ओके, कैसे आप बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो एंड कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, एरर्स अवॉइड कर सकते हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. Correct content. When it comes to content, what is the key? The key is to read the question carefully. Okay? अगर आपने question को बहुत अच्छे से पढ़ा है, then definitely you will understand the demand of the question. Okay? And आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड के एग्जाम में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, राइट? तो उस 15 मिनट्स को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है. अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें तो कई बार मैंने ऐसे देखा है, ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है वो 15 मिनट्स में सिर्फ रीडिंग पैसेज ही रीड कर रहे होते हैं. बट ये गलत है. ओके, हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट्स के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार ग्लांस करना है. ठीक है, वी हैव टू टेक अ ग्लांस ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर. सो जंप टू द राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड डिसाइड that out of the 2 questions which one you are going to choose in letter writing, and out of the 2 questions which one you are going to attempt in analytical paragraph writing. ठीक है, तो ये आप अगर डिसाइड कर लोगे फर्स्ट 15 मिनट्स में, it will be very easy for you to complete the paper on time, right? Same goes for grammar also. Grammar में आपके पास 12 questions है, आपको 10 select करने हैं, वो आप पहले ही select कर लो 15 मिनट्स में. आप पूरा लिटरेचर का जो सेक्शन है वो पूरे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से देख लो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में डिसाइड कर लो कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है, राइट? देन गो फॉर द रीडिंग सेक्शन. अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तब आप रीडिंग सेक्शन को पढ़ सकते हो. Okay, so read the questions carefully and decide which ones you are going to attempt in the paper, in your answer. Now, next is structure your answers logically. हर क्वेश्चन की कुछ डिमांड होती है कि नहीं? बिल्कुल. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो फ्रेम करना है, राइट? And you need to follow that sequence, orderly sequence. For example, अगर हमसे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा है किसी कैरेक्टर का, लेट्स से भोली के कैरेक्टर का, तो आपको जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उस स्टोरी के अंदर वो सारे ही लिखने हैं स्टेप वाइज. ओके, तो उसके भी आपको करेक्ट कंटेंट के पूरे नंबर मिलते हैं. नेक्स्ट इज स्टिक टू वर्ड लिमिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर है और आपको कितना भी टाइम दिया जाए ना वो कम ही लगेगा, राइट? क्योंकि थ्योरी में बहुत कुछ होता है लिखने के लिए. सो द थंब रूल इज
टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट, राइट? आप ऐसे एंथुजियाज्म में बहुत सारा एक्सप्लेन करके या बहुत सारा लिख करके मत आ जाओ। अगर आपका राइटिंग सेक्शन है, लेटर राइटिंग है या एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग है, तो आपको 120 वर्ड्स में ही आंसर करना है, विच मीन्स अराउंड 12 to 15 लाइन्स के अंदर आपको आंसर कंप्लीट करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो आपको 1 लाइन में आंसर कंप्लीट करना है। अब मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट जस्ट राइट 1 वर्ड, लेकिन थ्योरी पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, तो आप 1 वर्ड में आंसर मत लिखो, आप पूरा सेंटेंस लिखो एटलीस्ट, ओके? अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन राइट द आंसर इन 3 लाइन्स और मे बी 4 लाइन्स। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 to 6 लाइन्स तक आप आंसर ले सकते हो। बेसिकली आपको 50 वर्ड लिमिट होती है, ओके? अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो, एंड अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क का है तो आपकी वर्ड लिमिट होती है अराउंड 120 वर्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि यस यू आर सपोज टू राइट द आंसर स्ट्रिक्टली विद इन 120 वर्ड्स ओनली, नो, देयर इज नो सच रूल। आपका वर्ड लिमिट थोड़ा एक्सीड हो सकता है बट इट शुड नॉट ओवर एक्सीड, ठीक है? लाइक अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 पेज और 1.5 पेज इज ओके, बट अगर आप 2 पेज का आंसर लिख रहे हो देन दैट इज नॉट ओके, क्योंकि फिर उससे क्या होगा, आपको दूसरे आंसर्स लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, एंड में पेपर छूट जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, राइट? सो नाउ व्हाट टू डू इफ यू वांट टू अचीव एक्यूरेसी? हमें स्पेलिंग एरर्स जितने मिनिमम हम रख सकें उतना रखना है, ठीक है? मतलब स्पेलिंग एरर्स को अवॉइड करना है, ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स बहुत सिली लगते हैं, है ना? स्पेशली अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करें तो। अब देखो, ऐसा तो है नहीं तुम ओवरनाइट बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे अपने स्पेलिंग को या ग्रामर को, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है, राइट? लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करो। एनीवेज लाइक इन एज फार एज इंग्लिश सब्जेक्ट इज कंसर्न, स्पेलिंग के आपके नंबर कटते हैं, लेकिन जब आप 6 से 8 स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखते हो ना, तब जा करके 1 नंबर कटते हैं, ओके? लेकिन हाँ, जितना हो सके कोशिश करना है हमें कि हम करेक्ट स्पेलिंग और करेक्ट ग्रामर ही लिखें। नाउ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम को प्रॉपरली कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? आपका पेपर कितने टाइम का होता है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर? इट इज 3 आवर्स, राइट? तो हम अब इसको बाइफरकेट करेंगे, ठीक है? 3 आवर्स को हम कैसे कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं। सो टोटल टाइम इज 180 मिनट्स, राइट? नाउ यू आर सपोज टू कीप असाइड 20 मिनट्स फॉर द रिविजन, क्योंकि थियोरेटिकल पेपर है, डेफिनेटली कुछ तो एरर्स होंगे, राइट? स्पेलिंग में होंगे, ग्रामर में होंगे, तो 20 मिनट्स तो हमें रिविजन के लिए रखना ही रखना है। नाउ हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 160 मिनट्स, राइट? उसमें भी हम 150 मिनट्स में ही सारे आंसर कंप्लीट करेंगे, 20 मिनट्स रिविजन के लिए रखेंगे और 10 मिनट्स हमने मार्जिन रखा हुआ है, ठीक है? अब देखते हैं, इसको सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? तो 3 सेक्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश के पेपर में, राइट? तो पहला सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। जरूरी नहीं है कि आप आंसर रीडिंग सेक्शन से ही शुरू करो, इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके? इट इज नॉट, देयर इज नो रूल कि यू हैव टू स्टार्ट योर पेपर विथ रीडिंग सेक्शन ओनली। आप बाद में भी रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके लिए हमने अलॉट किया 35 मिनट्स। ग्रामर एंड राइटिंग के लिए अलॉट किया 40 मिनट्स, जिसमें ग्रामर आई विल से 10 to 12 मिनट्स आपको लगना चाहिए, ऑल्दो लाइक 10 क्वेश्चन है, 1 मिनट ईच, 10 मिनट्स वी कैन कीप। एंड हमारी लेटर राइटिंग के लिए, एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग के लिए 15 मिनट्स, दैट इज 30 मिनट्स वी हैव अलॉटेड, ओके? नाउ व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर सेक्शन वी कैन गिव 75 मिनट्स, वी कैन डिवोट 75 मिनट्स हियर, ठीक है? अब ये एकदम मैंडेटरी यही टाइम फॉलो करना ऐसा नहीं है, ओके? हो सकता है आपके लिए राइटिंग सेक्शन ईजी हो सकता है आप लिटरेचर इससे पहले ही कंप्लीट कर लो, यू कैन डिवोट दैट टाइम टू द अदर सेक्शन, ओके? एंड एनीवेज वी हैव द मार्जिन ऑफ 10 मिनट्स। अगर 35 मिनट्स में नहीं भी रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हुआ, you can use this 10 minutes, okay? But make sure कि इसके आसपास, ठीक है, रफली हमने इतना टाइम अलॉट किया है, उतना ही आपको डिवोट करना है हर सेक्शन के अंदर। अदर देन दैट, जो राइटिंग स्पीड होती है वो स्टार्टिंग से ही आप मेंटेन करके रखो, एक एवरेज स्पीड कंसिस्टेंटली आप फॉलो करो। ऐसा नहीं स्टार्टिंग में बहुत स्लो लिख रहे हैं एंड देन बाय द एंड ऑफ द पेपर यू जस्ट स्टार्ट स्क्रिबलिंग ऑन इट, ओके? ऐसा नहीं करना है। थ्रू आउट द पेपर आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ओके? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़े से हैंड एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करके जा सकते हो, ओके? नाउ नेक्स्ट इज पेपर प्रेजेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ परफेक्ट आंसर, हमने आपको क्या बताया, आपको करेक्ट कंटेंट लिखना है और पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा वेटेज रखता है आपको पता है?
करेक्ट कंटेंट जो है वो जस्ट 40%, ओके, हैज दैट मच ऑफ वेटेज। लेकिन अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा ना, तो थोड़े बहुत इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी होंगे, देन ऑल्सो यू विल स्कोर रियली वेल, ओके। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनो एंड इसको फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करना। सो द फर्स्ट टिप इज डोंट जंप टू राइट द आंसर्स डायरेक्टली। आपका जो फर्स्ट पेज है ना आंसर शीट का, वो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है वो आप सबसे पहले ऊपर लिखो विद सब्जेक्ट कोड, ठीक है। जैसे ये तो टॉपर्स की आंसर शीट है, हमने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया है। सीबीएसई की वेबसाइट पे सारे मॉडल आंसर्स आपको मिल जाएंगे। यू कैन इवन सर्च इट, मॉडल आंसर्स ऑफ सीबीएसई और टॉपर आंसर शीट ऑफ सीबीएसई, यू विल गेट इट। यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट कोड नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश का अगर आपने लैंग्वेज एंड लिटरेचर चूज किया है, यू कैन एक्चुअली राइट द सब्जेक्ट कोड ऑल्सो, ठीक है। सेम गोज फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, देन सेक्शन जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो लिखेंगे कैपिटल में। वो सेक्शन में एक्चुअली कौन से तरह के क्वेश्चन है, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है, या लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक है, ये आपको लिखना है, मेंशन करना है। एंड देन क्लियरली मेंशन द आंसर, ओके। आंसर नंबर जो है वो आपको मेंशन करना है। गुड हैंड राइटिंग इज अ प्लस। हमेशा ना ऐसा एक मिथ है कि अच्छी हैंड राइटिंग होंगी तो ही अच्छे नंबर आएंगे। मेरी तो हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, दैट मीन्स मैं ऑलरेडी नेगेटिव साइड में हूँ। ऐसा नहीं है, ओके। वी आर नॉट ट्राइंग टू जज यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द हैंड राइटिंग, ओके। लेकिन हाँ, हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी, डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है। एटलीस्ट लेजिबल होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी ईजी टू रीड, ओके। तो एक जैसे आप देख सकते हो, ये टॉपर्स आंसर शीट है, इनकी हैंड राइटिंग बहुत एक्सीलेंट आई वुड नॉट से, ठीक है। इससे अच्छी हैंड राइटिंग भी होती है स्टूडेंट्स की, लेकिन बुरी भी नहीं है, राइट। इट्स अ लेजिबल हैंड राइटिंग। तो आप अपने वर्ड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस छोड़ो सो दैट इट शुड लुक नीट एंड क्लीन, ठीक है। ऐसा हमें करना है। नाउ नेक्स्ट इज मेंशन द सीरियल नंबर ऑफ आंसर्स प्रॉपरली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये सिली मिस्टेक होती है एग्जाम में, जिसकी वजह से नंबर डिडक्ट हो जाते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है ना, जितने भी आप आंसर कर रहे हो उसको क्लियरली मेंशन करो। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या एरर किया है इन्होंने। वैसे तो ये टॉपर आंसर शीट है, ठीक है, लेकिन इसने रेक्टिफाई किया अपनी गलती को। मे बी पहले उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पे 1 लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन जो भी है, फर्स्ट है, देन सेकेंड है, देन थर्ड है, एंड ही और शी हैज फॉरगॉटन टू राइट द वर्ड आंसर। तो जब उन्होंने रिवाइज किया होगा, रिवीजन किया होगा, तब जा करके उन्होंने ये आंसर यहाँ पे मेंशन किया है, राइट। क्योंकि उसने हर आंसर के बीच में कुछ लाइन तो छोड़े ही हैं। आपको स्टार्टिंग से ही ये ध्यान रखना है कि जब आप आंसर मेंशन कर रहे हो तो नंबर के साथ आप ये वर्ड आंसर भी लिखोगे, ठीक है। और क्लियरली आपको सीरियल नंबर लिखना है, ओके। नहीं तो पता चला आपने 2 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सीरियल नंबर गलत है और आपको 1 मार्क ही मिल रहे हैं, ठीक है। सो ये गलती नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट इज लीव 2 और 3 लाइन्स आफ्टर एवरी आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लाइन्स नहीं, आप चाहो तो 3 to 4 लाइन भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन के बीच में मिनिमम 2 लाइन्स आपको छोड़ने ही हैं। इससे तो आपका आंसर नीट एंड क्लीन लगेगा ही, आंसर शीट नीट एंड क्लीन तो लगेगी ही। इसके अलावा जस्ट इन केस अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे कुछ वर्ड गलत किए हैं, तो आपको यहाँ पे लिखने के बजाय you will have this area where you can actually rectify your answer, right? You can write it again. इसीलिए हमें 2 आंसर के बीच में हमेशा ही गैप्स रखने हैं, ठीक है। You can, if you want, you can even draw a line after every answer. Okay. Now what is the next step? Underline the keywords, but don't overdo it, okay? ऐसा नहीं है कि भाई हर क्वेश्चन में हम सारे वर्ड्स अंडरलाइन करके आ गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, राइट। एंड टीचर ऑब्वियसली कैन नॉट रीड द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। हर स्टूडेंट का तो सारे आंसर नहीं पढ़ सकते टीचर। तो आप कीवर्ड्स को अगर हाईलाइट कर दोगे, इट विल बी ईजी फॉर द टीचर टू चेक इट, राइट। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में तो 100% आपको अंडरलाइन करना ही है। उसके अलावा अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं तो डेफिनेटली कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन करो। जैसे द की रूल इज, एक लाइन के अंदर एक वर्ड मैक्सिमम आप अंडरलाइन करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही लाइन है और एक ही लाइन में हम 3-4 वर्ड अंडरलाइन करे जा रहे हैं। एज यू कैन सी, इस वर्ड की इस पूरे लाइन के अंदर 2 वर्ड्स ही अंडरलाइन किए हुए हैं, राइट। तो ऐसा ही करना है हमें।
नाउ नेक्स्ट इज डू नॉट स्क्रिबल. क्या हुआ अगर नोइंगली अननोइंगली आपकी स्पेलिंग गलत हो गई, आपका ग्रामर गलत हो गया, देन व्हाट शुड यू डू? यू शुड नॉट स्क्रिबल ऑन इट. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ गलत लिखा है इन्होंने, राइट, बट ही और शी हैज जस्ट मेड अ सिंगल लाइन, राइट, एक सिंगल लाइन में कट किया है. ऐसे स्क्रिबल नहीं करना है हमें. ओके, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. क्यों? क्योंकि इससे पेपर नीट नहीं दिखता है. पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइट, दैट इज द आइडिया. तो इसीलिए हमें ऐसे स्क्रिबल नहीं करना है. नाउ बोनस टिप्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए मैं डेफिनेटली आपको एक बोनस टिप्स देने वाली हूँ. तो जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करोगे ना, वहाँ पे सब हेडिंग्स आप यूज करो. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें कंपैरिजन किया गया है चाइल्डहुड ऑफ द नरेटर इन गोवा एंड चाइल्डहुड ऑफ नेल्सन मंडेला. इन दोनों के चाइल्डहुड को कंपैरिजन करके हमें यहाँ पे आंसर फ्रेम करना है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सब हेडिंग डाल दी. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, सब हेडिंग डालोगे, इट विल बी वेरी इजी टू बेसिकली अंडरस्टैंड योर आंसर. ओके, फिर चाइल्डहुड ऑफ नेल्सन मंडेला लिखा है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है, एंड एंड में दोनों का कंपैरिजन जो है वो उसको डिस्कस किया गया है, राइट. सो डेफिनेटली दिस स्टूडेंट इज गोइंग टू फेच फुल मार्क्स इन दिस आंसर, राइट. तो आपको भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना है. 100% हर जगह ये रूल अप्लाई होगा, नॉट नेसेसरी, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि आप ऐसे आंसर फ्रेम कर पाओ तो जरूर करो. नाउ व्हाट इज वन टिप रिलेटेड विद लेटर राइटिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मुझे लेटर राइटिंग एक पेज के अंदर ही लिखना है. कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है. आप अगर हो सके कोशिश करो तो नए पेज पर आप लेटर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. ओके, बट इट्स नॉट मैंडेटरी अगेन. और आप चाहो तो 2 पेज 3 पेजेस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, लेटर राइटिंग लिख सकते हो. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, देन बॉडी ऑफ द लेटर नेक्स्ट पेज पे है, और एंड जो है वो कंक्लूजन वो नेक्स्ट पेज पे है. ये एक्सेप्टेबल है, ओके, गलत नहीं है. गॉट इट. एंड अगर बाय द वे अगर आप नया सेक्शन स्टार्ट ही कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. ओके, जस्ट मेंशन द सेक्शन नेम ओवर देयर, देन लिखो नीचे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड देन स्टार्ट योर आंसर. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द फाइनल टिप. एक निंजा टेक्निक शेयर करने वाली हूँ आप सबसे कि अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं है तो फिर क्या करना है मैम. फिर भी हमें क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है. अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है. तो इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल एनी आंसर और इफ यू डू नॉट नो द आंसर एट ऑल, देन व्हाट आर यू सपोज टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल कीप काम, ओके, एंड देन व्हाट आर यू सपोज टू डू? ट्राई टू रिकॉल द नेम ऑफ द चैप्टर. ओके, दिस एक्चुअली अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स. ये इंग्लिश के लिए नहीं है, सारे सब्जेक्ट में आप ये अप्लाई कर सकते हो. आप चैप्टर का नाम रिकॉल करो, उस चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो रिकॉल करो. अगर इंग्लिश का पेपर है तो आप चैप्टर की थीम या सेंट्रल आइडिया रिकॉल करने की कोशिश करो. देन इफ यू हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटी चैप्टर्स थरली, अगर आपने एनसीईआरटी के चैप्टर्स को अच्छे से रीड किया है तो पता है तुम ना पैराग्राफ भी रिकॉल कर पाओगे. ट्राई टू रिकॉल दैट पैराग्राफ जहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, एंड देन यू कैन डेफिनेटली फ्रेम द आंसर. जब आंसर नहीं आता हो ना तो पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखने चाहिए, ठीक है. कुछ तो आपको नंबर जरूर मिल जाएंगे अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हो. दैट इज फॉर अदर सब्जेक्ट्स. इंग्लिश में तो हम वैसे भी इतना पॉइंट्स में आंसर करते नहीं है, पैराग्राफ में ही करते हैं. लेकिन हाँ, आप आंसर जो है वो लिखो, जरूर लिख कर आओ. अटेम्प्ट हमेशा हमें 100% क्वेश्चन करना ही करना है. जहाँ पे चॉइस है ऐसा नहीं है दोनों क्वेश्चन लिख कर आ जाओ आंसर दोनों क्वेश्चन का, उनमें से एक ही करना है, ठीक है. सो डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. गॉट इट? So what do you think? What is the key to the perfect answer? The key is to read the question carefully. आपका जो क्वेश्चन का डिमांड है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है. एंड देन डेफिनेटली आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा आंसर लिखना है. पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों. ओके, सो आई होप आपको ये सारी टिप्स पसंद आई हो. अगर आपके लिए यूजफुल रही हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, and all the best for your exam. I can imagine all of you coming out with big smile from your examination hall. Okay, so all the best.